दोस्तों नीट पीजी और एफएमजी के सिलेबस में टोटल 19 सब्जेक्ट्स हैं। पर आजकल जिस चीज़ का ट्रेंड सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है आपका 20th नोटबुक। क्या 20th नोटबुक बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? 20th नोटबुक को बनाने के लिए दिया गया टाइम वर्थ इट है या नहीं है? क्या लास्ट डेज में आपको ये हेल्प करेगा या नहीं करेगा? ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे मन में आते हैं प्रिपरेशन के अर्ली डेज़ में। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। देखिए, सबका अपना अपना प्रिपरेशन करने का तरीका होता है। हर किसी के पढ़ने का स्टाइल अलग अलग है। किसी को रीडिंग करके ज़्यादा समझ में आता है, किसी को क्वेश्चंस करके ज़्यादा समझ में आता है। 20th नोटबुक आप सभी जानते ही हैं, आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। बहुत सारे लोग 20th नोटबुक तैयार कर रहे हैं ताकि वो एग्ज़ाम के 1-2 हफ्ते पहले बहुत सारी चीज़ों को कंसाइज वे में पढ़ सकें। इसके लिए बहुत सारे लोग इंटीग्रेटेड रूप में लिखते हैं, बहुत सारे लोग सारे सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके एक जगह पे लिखते हैं, बहुत सारे लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अलग अलग पेजेस पे लिख के 20th नोटबुक बनाते हैं। सबका अपना अपना तरीका है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने कैसे 20th नोटबुक बनाई थी और किस तरह इसने मुझे मेरा एफएमजी एग्ज़ाम पास करने में हेल्प की। तो दोस्तों, ये है मेरी 20th नोटबुक और सबसे पहले तो एक ऐसी प्यारी सी नोटबुक खरीदी है जिसको देख के रोज़ आपको पढ़ने के लिए इच्छा जागे, रोज़ आप पिछले दिन से ज़्यादा पढ़ना चाहें और कुछ नया करना चाहें। फिर अब देखते हैं मैंने कैसे शुरुआत करी। सबसे पहले मेरा तो ओबीजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैंने सबसे पहले शुरुआत की ओबीजी से। और स्टार्टिंग में तो मैं कुछ भी लिखता था। ये देखिए, मैंने 16 मार्च को शुरू किया था क्योंकि 7 मार्च को मेरा बर्थडे आता है, तो उस दिन मैंने खुद को ये नोटबुक गिफ्ट करी थी और 16 को मैंने लिखना शुरू किया था। अब ये रहे गायनी में कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे याद रखने में दिक्कत होती थी, तो मैंने ये सब लिखना शुरू किया। फिर जैसे ये कार्डिनल मूवमेंट हो गया और ये सब बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, ट्राइकोमोनास, ये तो हर बार आता ही आता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये तो आपको पढ़ के ही जानना है, ये तो आपको याद ही रखना चाहिए। ये आपके माइक्रो में भी है और इसमें भी है। और जैसे मुझे ड्रग्स याद नहीं होती थी कैटेगरी वाइज जो प्रेगनेंसी में यूज़ होती हैं, तो मैंने वो सब डिटेल में लिखी, कैटेगरी A B C D X जो भी होती हैं। और फिर उसके साथ में ये कुछ चीज़ें जो आप बेबी में होती हैं, कुछ ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स से या किसी और चीज़ से, तो वो सब चीज़ें मैंने इसमें नोट करी ताकि मुझे अच्छे से याद हो सके। फिर उसके बाद ये लेबर, स्टेजेस ऑफ लेबर और पूरा डिटेल में, और हेल्प सिंड्रोम, ये सब मैंने नोट किया। और ओबीजी में सबसे मेन चीज़ जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं वो है आपके एमटीपी एक्ट और अबॉर्शंस। इसमें से तो आते ही आते हैं क्वेश्चंस। ये आपके पीएसएम में भी पूछा जा सकता है, आपके एफएमटी में भी पूछा जा सकता है एमटीपी एक्ट्स के बारे में, तो इसको तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है हर हाल में। तो मैंने एमटीपी एक्ट का नहीं लिखा है क्योंकि वो मुझे अच्छे से याद था, मैंने इसलिए नहीं लिखा। और इस बार आपको पता ही होगा, इस बार 2 क्वेश्चन एमटीपी से आए थे, है ना? तो इस हिसाब से आपको लिखना है। जो जो आपको नहीं याद हो पर इम्पॉर्टेंट हो तो वो आपको लिख के याद करना है। ये बर्थोलिन सिस्ट, इसकी लोकेशन पूछी गई थी। मैंने हर एक सब्जेक्ट का ये स्टिकर लगा रखा है ताकि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पे है मुझे तुरंत मिल जाए और फिर मैं जल्दी जल्दी पढ़ सकूँ। फिर उसके बाद में आइए देखते हैं, जैसे मैंने माइक्रो का जो मुझे नहीं याद था कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो लिखी, और फिर माइक्रो के PYQs में जो भी मुझे नहीं आता था मैंने वो सब नोट किया। PSM में मैंने क्या क्या लिखा है, अब ये रहा मेरा PSM का पार्ट। इसमें मैंने मलेरिया ड्रग्स प्रेगनेंसी में कैसे दी जाती हैं वो लिखे हैं, और जो टारगेट्स हैं, जो हमें डिज़ीज़ कंट्रोल के जो टारगेट्स हैं वो सब मैंने लिखे हैं। फिर उसके बाद में ये रहे आपके नेशनल प्रोग्राम्स जो मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रेसी इन सब के लिए और आयोडीन के लिए जो भी चलते हैं, ये सब प्रोग्राम्स के बारे में लिखा क्योंकि ये पूछे जाते हैं, कोई शक नहीं है, ये पूछे जाते हैं, है ना? फिर ये डेली, हेली, कॉली, ये सब पूछे जाते हैं, आपके हर बार आ ही जाता है, 1-2 एग्ज़ाम छोड़ के हर बार अल्टरनेट आ ही जाता है, एक ना एक कुछ ना कुछ, है ना?
फिर उसके बाद में ये डिजीज़ इंक्लूडेड अंडर इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन बाय WHO, ये बहुत बार पूछा गया है। तो जो मुझे टफ़ लग रहा था पर इम्पॉर्टेंट भी था, मुझे नहीं आता था, मैंने वो सब लिखे। फिर उसके बाद में ये रहे मेरे PYQs मैंने पूरा लिखे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट लग रहे थे। फिर उसके बाद ये नीट PG के क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किए थे, और कुछ क्वेश्चन जो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहे थे वो मैंने नोट किए। फिर ये एम्स के कुछ क्वेश्चन थे, तो ये मैंने किया था PSM में। ये रहा मेरा पैथोलॉजी का छोटा सा पार्ट। इसमें एनीमिया, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी एनीमिया के क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो ये पूरा लिख के याद किया था कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि माइक्रोसिटिक है या आयरन डिफिशियंसी एनीमिया या सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया या माइक्रोसिटिक है। ये मुझे याद नहीं होता था, मैंने ये सब लिख के याद किया। फिर उसके बाद में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, ये लिखा। पैथ में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा था क्योंकि मैंने LRR और RR बहुत बार किया था प्रीति मैम का, और इसलिए। और ये ALL AML CLL ये सब भी बहुत मुश्किल से याद होता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई थी, है ना। तो पैथ का बस इतना ही किया था मैंने। अब मैं ये कुछ रहे मेरे ट्रायआर्ट्स, ये थोड़े से ट्रायआर्ट्स हैं जो मुझे याद नहीं होते थे, इंपॉर्टेंट ट्रायआर्ट्स, ये कुछ लिखे थे मैंने। और फिर उसके बाद में अब मैं दिखाता हूँ आपको सिंड्रोम्स। मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, सिंड्रोम्स। ये मुझे याद जो नहीं होते थे, मैं भूल जाता था, कन्फ्यूज़न होती है क्योंकि बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं जिनके बीच में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला देखिए मैंने कौन सा लिखा था, गिलबर्ट सिंड्रोम, और यही इस बार पूछा गया था एग्ज़ाम में। अगर मैंने इसमें नहीं लिखा होता तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाता ये, है ना। और मुझे वहाँ पे तुरंत याद आ गया, मैंने सबसे पहले यही लिखा था। और डिफ्रेंशिएट कैसे किया था, ये रहा आपका, इसमें अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया होता है ना। डुबिन जॉनसन में कॉन्जुगेटेड, है ना, फिर इसमें अनकॉन्जुगेटेड, फिर इसमें कॉन्जुगेटेड। मैंने ऐसे डिफ्रेंशिएट किया था इसमें, और एक छोड़ के थर्ड वाले में इसमें अनकॉन्जुगेटेड, और सेकंड और फोर्थ में कॉन्जुगेटेड। इस तरह से याद किया था, और यही वाला सबसे पहला सिंड्रोम पूछा गया था इस बार। तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट सिंड्रोम्स वगैरह हैं वो एक जगह लिख के याद कर सकते हैं। ये मैंने ENT को कंसाइज फॉर्म में लिखा था, जो भी ये रहा नोज़ का, रिनोफाइमा, रिनोलेथ, नेज़ल मिएसिस, जो भी सारे फ्रैक्चर्स थे ये लिखे थे, और जितनी भी बीमारियां होती ये लिखी थी सारी, नेज़ल पॉलिप, साइनस मैलिग्नेंसी, ये सारा लिखा था छोटा छोटा। क्योंकि ENT को आप चाहें तो 10-12 पेज में पूरा कंसाइज कर सकते हैं, अगर अच्छे से कर रहे हैं तो आराम से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मेडिसिन, जो मुझे नहीं आता था वो सब मैंने लिखा था। ये न्यूरोलॉजी पार्ट है, और फिर ये रहा आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम ऐसे, और ये कार्डियो। फिर यहाँ पे मारवा सर के वीडियो से मैंने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट की थी, वो लिखा था। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत प्यारी चीज़ जो मैंने की थी, वो ये है कि मैंने अलग अलग पेजेस पे अलग अलग चीज़ें नोट की थी। जैसे ये रहे इम्पोर्टेंट साइंस। अब इसमें मैंने सिर्फ ये नोट किया था, ये साइन कौन से डिजीज़ में या किस में दिखता है। स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस, कंप्लीट मोल, ये गायनी का हो गया। ये TAPVR, स्नोमैन साइन, ठीक है। हेलो साइन, CSF रिनोरिया, ये पूरा ऐसे नोट किया था। और ये रेडियोलॉजी का कुछ किसी वीडियो से लिखा था। ये जो याद नहीं होते थे या याद हो भी जाते थे, बहुत कन्फ्यूज़न होती थी ना कि ये कौन से वाले में पढ़ा था, किस में दिखा था। ये पूरा मैंने 4-5 पेज लिखे थे, क्योंकि ये डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं, वन लाइनर्स भी, आपको इमेजेस भी दी जा सकती हैं, और क्लिनिकल में भी हिंट में दिया जा सकता है। आपको साइन दे दिया और पूछ लिया तो आप डायग्नोसिस बना सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे कुछ मार्कर्स थे जिनमें मुझे कन्फ्यूज़न होती थी, वो मैंने नोट कर लिए थे। और फिर कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ मैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट्स हैं जो जिनमें कन्फ्यूज़न होती थी, तो ये नोट कर लिए थे, क्योंकि लास्ट टाइम में पढ़ने के लिए हम मेन नोट्स तो बार बार खोलेंगे नहीं। ये कुछ 2-4 आर्टरीज, वेन्स हैं, उनकी सप्लाईज़ हैं जो मुझे नहीं याद थी। और ये कुछ नर्व इंजरीज़ हैं, ये भी लिखा था मैंने।
फिर ये कुछ वन लाइनर्स थे छोटे छोटे जो लिखे थे। और फिर ये इम्पोर्टेंट ड्रग्स, क्योंकि ड्रग्स मुझे बहुत मुश्किल से याद होती थी, तो जो मेन थी वो मैंने सारे 3-4 पेज में नोट कर लिए थे, किस में कौन सी, ये निमोडिपिन, निफेडिपिन, और ये सारे एक जगह नोट कर लिए थे। ये कुछ ट्रीटमेंट्स थे जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे तो मैंने नोट कर लिए थे। और बाकी ये रहा सर्जरी पार्ट, इसमें जो नहीं आता था मुझे, मैंने वो सारा नोट किया था। वो सब कुछ आपके ऊपर है, आपको जो लगता है नहीं आता है और याद करना ज़रूरी है, आप वो सब लिख के याद कर सकते हैं। लास्ट टाइम में एक रैपिड रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि मेन नोट्स के पास आप बार बार नहीं जा सकते कि हाँ बार बार आप पूरा पढ़ेंगे। आपको लास्ट में कुछ तो कंसाइज फॉर्म में पढ़ना ही पड़ेगा। ये जीटीज़ का पोस्टमार्टम करता था मैं, जीटी देने के बाद फिर जो मुझे नहीं आता था वो लिखता था। देखिए, याद करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, तुरंत तो नहीं होता है ना। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कुल मिला के मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबका अपना अपना तरीका है। कोई इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिखता है, कोई अलग अलग लिखता है, जिसको जैसा इम्पोर्टेंट लगता है आप दोनों तरह से कर सकते हैं। और मैंने तो ऐसे ही किया था, और इसको करने का ये फ़ायदा ये था कि वहाँ पे क्वेश्चन में देखने पे याद आ जा रहा था कि हाँ मैंने ये पढ़ा था और ये किया हुआ है। बाकी आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है कि 20th नोटबुक बनाना वर्थ इट है तो आप बना सकते हैं, अगर नहीं लगता है तो नहीं भी बना सकते हैं। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं, और फिर अगले वीडियो में आपके उन सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।